आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले सीधा आपको एक बार फिर से बस्ती लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रदान कर रहे हैं। यह एक चुनौती थी, सरकार विपरीत, लेकिन उसमें हमें कार्यक्रम करना है। पाठ्यक्रम सरकार तैयार करती है, सरकार की मर्जी सहयोग करे न करे यह भी सरकार तय करती है, लेकिन बिना सरकार के सहायता के अपने दम पर, अपने स्वयंसेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में, गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था, तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है, और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। इतने बड़े पैमाने पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, ये वे संस्थान हैं जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कौन सरकार रहे कौन न रहे, पाठ्यक्रम सरकारें क्या दे रही हैं इसकी परवाह किए बगैर बच्चों के अंदर भारत और भारतीयता के प्रति एक नागरिक के रूप में उन कर्तव्यों का बोध कराने के लिए, भारत को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पा रहा है। और यही कारण है कि सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए छात्र आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज को नेतृत्व भी दे रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, और समाज को एक नई गति देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिखाई दे रहे हैं। याद रखना, कोई भी देश शक्तिशाली हो, समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो, इसकी शुरुआत होती है शिक्षा से। दुनिया के अंदर जब समृद्धि की चर्चा होती है और उनके द्वारा जो पैरामीटर तय होते हैं, उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर आता है शिक्षा। शिक्षा कैसे होनी चाहिए, शिक्षा के पीछे देश से क्या होना चाहिए। शिक्षा के बाद फिर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है, स्वास्थ्य के बाद कृषि और जल संसाधन को प्राथमिकता दी जाती है। इसके उपरांत कौशल विकास और रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट को उसके बाद इसके साथ जोड़ा जाता है, और फिर पर्यावरण को ध्यान में रख करके किस प्रकार का विकास हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो। ये सभी पैरामीटर तय करने के बाद ही ये तय होता है कि अगर ये पैरामीटर आप तय कर रहे हैं तो समग्र विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे।
और समग्रता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की मंशा के साथ जब कोई अभियान आगे बढ़ता है तो वह न केवल उस देश के हित में बल्कि मानवता के कल्याण का मार्ग वहीं से प्रशस्त भी होता है, वहीं से प्रशस्त होता है। ये केवल एक विद्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं है, यह भारत के सुयोग्य नागरिकों को गढ़ने का और उन्हें आगे तलाशने के साथ साथ उसे तराशने का भी एक महत्वपूर्ण मंच आज पुनः यहां पर शुरुआत करने जा रहा है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भारत को सुयोग्य नागरिक तैयार करने का एक नया केंद्र विकसित हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा। आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना क्या? याद रखना, जब हम बिना किसी प्लानिंग के कोई कार्य करते हैं तो हम लोग चूक जाते हैं। कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी प्रबंधन होता है, कोई भी सरकार होती है, कोई भी कारपोरेट घराना होता है, वह सबसे पहले वर्ष भर की अपनी प्लानिंग करता है। वर्ष भर की प्लानिंग के बाद फिर आगामी कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार करता है। लघु अवधि के क्या होंगे, मध्यम अवधि के क्या होंगे, दीर्घ अवधि के क्या होंगे। ये प्लानिंग इसलिए, इस प्लानिंग के माध्यम से हम आगे के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जिन्हें प्राप्त करके हम स्वयं तो सशक्त होंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी को या अपने प्रतिष्ठान को, अपने संस्थान को समर्थ भी बना पाएंगे। और उस दिशा में एक प्रयास होता है। आप देखते होंगे सरकार हर साल अपना बजट प्रस्तुत करती है, हर वर्ष बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन सरकार के बजट में एक विजन होता है। विजन क्या होता है? सरकार के बजट का विजन होता है हमें एक वर्ष के लिए तो कार्यक्रम बनाने ही होते हैं, एक वर्ष के बाद 5 वर्ष के लिए क्या, आगामी 10 वर्ष के लिए क्या, आगामी 25 वर्ष की क्या योजना इस बजट में होगी, यह भी उसके साथ तय करना होता है। और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 25 वर्ष की एक रूपरेखा 2022 में तय की थी। उन्होंने कहा था भारत को विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत कब बनेगा? उन्होंने कहा था विकसित भारत तब बनेगा जब भारत इन 5 प्राणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। कौन से 5 प्रण? उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। तो आप सुन रहे थे बस्ती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्षी खेमे ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। आज तय हो जाएगा कि एनडीए या फिर विपक्ष के उम्मीदवार में से कौन उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेगा। एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। पक्ष विपक्ष आंकड़ों को लेकर आपको बता दें कि सभी सतर्क हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग की भी आशंकाएं हैं। मतदान
संसद भवन में सुबह 10 बजे शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और मतगणना आज शाम 6 बजे शुरू हो जाएगी। परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। आंकड़ों की बात करें तो वहीं एनडीए के पास 436 सांसदों का समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास 324 वोट हैं। जीत के लिए 385 सांसदों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है आंकड़ों के लिहाज से। हालांकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को लेकर सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज बनी हुई है। कई दलों ने साफ तौर पर इस वोटिंग से दूरी बनाने की भी बात की है। वो कैसे बता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। अमरेंद्र त्रिपाठी, नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में रवि अरोड़ा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यश भारती हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले अमरेंद्र त्रिपाठी जी के साथ में शुरुआत कर लेंगे। अमरेंद्र जी, देखिए, अगर आंकड़ों के लिहाज से माने तो फिलहाल एनडीए की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। क्रॉस वोटिंग पर उम्मीदें इंडिया गठबंधन की टिकी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी उम्मीदें आपको आज? देखिए, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें पार्टी की विप होती है, वो लागू नहीं होती है। आपने खुद देखा होगा कि विपक्षी खेमे के सांसदों को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी फोन करके जन्मदिन की बधाइयां दे रहे थे। तो ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो कहीं न कहीं इससे साफ तौर पे एक चीज निकल के आती है कि सत्ताधारी पार्टी जो जीत को लेकर अति उत्साही है, उसके अंदर कहीं न कहीं डर और बेचैनी है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि कौन उम्मीदवार योग्य है और क्या किसी को जन्मदिन की बधाई देने से क्या किसी को जन्मदिन की बधाई देने से ये साबित होता है कि आप डरे हुए हैं, आप किसी को अपने पक्ष में, अपने खेमे में करना चाहते हैं? बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, एक बड़े पद पर आसीन है, और अगर अपने देश के सांसद को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं तो इसमें क्या बुरा हो सकता है? ये तर्क देकर शुरुआत करना आपने बात की। नहीं, चलिए मैं आप ठीक है मुझे थोड़ा समझ दीजिएगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बधाई देना बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। शुभकामनाएं बड़ी, भारत में तो बड़ा इनको अच्छा माना जाता है, पॉजिटिविटी का संकेत माना जाता है। लेकिन ये वही लोग हैं जो इनके सत्ताधारी विधायक बेचारे रो रो के कह रहे हैं कि सांसद कह रहे हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो धरने बैठ रहे हैं। छोड़िए ना, ये दिन उन बातों को करने का थोड़ी ना है। मैंने क्या कहा? क्या वाकई आपको, मैंने सिंपल आपसे सवाल पूछा। देखिए, गलत, आप मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो मैं कैसे बोलने दूं आपको? आप ये बताइए ना, क्रॉस वोटिंग के सहारे आपकी जो उम्मीद है वो टिकी हुई है, कितनी उम्मीदें आपको उसमें उसकी नजर आ रही हैं? देखिए, क्रॉस वोटिंग कह लीजिए या अंतरात्मा की आवाज कह लीजिए, इंडिया गठबंधन 2024 में जीत के लिए पहला कदम बढ़ाया था, और 2025 में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ये उसका एक संकेत होगा कि आने वाले भविष्य में जो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको पुनः अपना नाम बदल के लोगों के बीच में आना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि आप लोग खुद ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले किसी और नाम से थी, फिर चुनाव हारे, फिर किसी और नाम से आ गए। तो ये नाम बदलने वाली पार्टी है, ये अपना भी नाम बदल लेंगे। लेकिन एक चीज साफ तौर पर स्पष्ट कर दूं, आज के चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो कि खुद में सक्षम है, सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, फैसले लेने की क्षमता है, और देखिए बात भी है, ठीक है, बोलते काम करना चाहते हैं। आप देख लिए, आपने खुद देखा होगा कि मैं 10 सेकंड लूंगा तो टॉपिक से इतर। धनखड़ साहब की तबीयत खराब थी, इसलिए बोला गया कि उनको इस्तीफा दिया जा रहा है। लेकिन धनखड़ साहब अभी कहाँ पे किसी को नहीं पता। कल मैं किसी अखबार का आर्टिकल पढ़ रहा था, बताया जा रहा है कि उनको एक सेफ फार्म हाउस दे दिया गया गेटेड सोसाइटी का। ये कंसर्न कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन का नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आप एक देश की बड़ी मुख्य विपक्षी दल के रूप में बैठे हुए हैं और आप सिर्फ चर्चा को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं लंबे वक्त से कि धनखड़ साहब कहाँ हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया,
स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, अब उसके आगे बढ़िए। आज आपने अपने जवाब में ये बातें साबित कर दी। अभी आप अपने कैंडिडेट को लेकर सवाल उठा रहे थे कि भाई हमने बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा, उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें कितनी है इस पर मैंने आपसे सवाल किया और आपने एक भी अच्छा जवाब नहीं दिया। आपने साफ तौर पर वही आरोपों वाला दौर शुरू कर दिया, जो आज कम से कम नहीं होना चाहिए। आज वोटिंग का दिन है। ठीक है, लौटेंगे और मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारी हीर के हाथ में बस बाबे की मेहर है। देसी तड़का मीट्स विदेशी स्टाइल, प्रेजेंटिंग हीर स्पेशल 1-1 इंस्टेंट नूडल्स, 1 मिनट में सफाचट। जब लंदन में प्रीतो दे ढाबे का बोर्ड लगेगा ना, मेरी माँ का नाम इंटरनेशनल हो जाना है जी, इंटरनेशनल। 1-1 इंस्टेंट नूडल्स celebrates the release of Heer Express on 12 September in cinemas near you. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमरीन जी को हमने सुना, वापस से रुक कर लेंगे और प्रवक्ताओं का। हमारे साथ में अनिल गोयल जी अभी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अनिल जी, आज अगर देखिए प्रत्यक्ष रूप से हम कह लें बस फॉर्मेलिटीज़ का इंतजार, क्रॉस वोटिंग अगर नहीं होती है तो साफ तौर पर जो आंकड़े हैं वो आपके पक्ष में हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? एक बड़ी बात ये कि देखिए जब से धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ उसके बाद से एक सवाल तैर रहा है सोशल मीडिया पर, विपक्ष के जुबान पर, कि धनखड़ साहब हैं कहाँ? ये होता है ना, बच्चों छोटे बच्चे जिद करते हैं हमारी पेंसिल खो गई, पेंसिल कहाँ है? अरे आगे बढ़ना चाहिए ना, आखिर क्यों इसका? और बीजेपी को भी चाहिए था कि कम से कम एक जवाब दे दिया जाना चाहिए था। मेरी बात तो बड़ा स्पष्ट है कि माननीय धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों से, निजी कारणों से इस्तीफा दिया और वो इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। विरोधी दल जो हमारे हैं वो सिर्फ नकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक नहीं सोचते। जब माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी थे तो उनकी मजाक उड़ाना, उनके लिए मिमिक्री करना, हर बात पर टोका-टाकी करना, सदन को ढंग से नहीं चलने देना, एक उनकी आदत थी। और अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया तो उन्होंने पूरी तरीके से पाला बदल दिया। तो इसलिए वो उनका काम है। हमारा काम है कि आज हम चुनाव में गए हुए हैं और चुनाव में अपने प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोटों से हम उनको जिताएं। और उसके लिए हमने निश्चित तौर पर अपने ही दल नहीं, जो विरोधी दल भी है उनके नेताओं से भी, जो तटस्थ दल है उनके नेताओं से भी संपर्क स्थापित करके हमने उनसे समर्थन मांगने का प्रयास करा है। जैसे एक लोकतंत्र में चुनाव का होता है, ये हर का हक है कि अपने वोटर के पास जाए, उनसे संपर्क करे, अपनी नीतियां रखें। आज हमारे जो हमारे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं वो वर्तमान में राज्यपाल हैं। इससे पहले भी 2 जगह के वो राज्यपाल रह चुके हैं। उनको प्रशासनिक अनुभव है, दक्षिण भारत से आते हैं, इसी समाज से आते हैं। ठीक है। और निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर के चलना उनके अंदर क्षमता है। सदन को कैसे चलाया जाता है, कैसे नहीं चलाया जाता, उस विषय में उनको पूरी, चलिए अब ये क्षमता तो उनके आने वाले वक्त में बेहतर तरीके से देखने को मिलेगी। सर मैं लौटूंगी और मेहमान भी हैं, थोड़ा वक्त कम है, प्लीज और मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं। वापस आएंगे आपके पास में। रवि अरोड़ा जी का रुख कर लेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत रवि जी आपका। रवि जी देखिए बिहार का चुनाव है और उससे पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। अभी अनिल जी ने अपने कैंडिडेट CP राधाकृष्णन के जो कुशलताएं हैं वो गिनाना शुरू, लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाती हैं ना। तो बी सुदर्शन रेड्डी में कोई कमी है और ना ही CP राधाकृष्णन में। अभी कुशलताओं पर बात आए उससे पहले ही आंकड़े बहुत कुछ अपने आप में कह रहे हैं। वाकई लगता है कि क्या इस आंकड़ों के साथ एनडीए के साथ साथ इंडिया में भी कोई उम्मीद बची है? इंडिया के लिए एक चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव बिहार में भी है। क्या इसका असर कुछ पड़ने वाला है? क्या इससे जो
मेंटालिटी सेट करने का प्रयास एक हो रहा था बड़े मुद्दों के साथ में, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा हो, इन सारी चीजों का एक बड़ा असर छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब इसके नतीजे कोई असर डालेंगे क्या उस चुनाव पर? जी बिल्कुल गरिमा जी, मुझे लगता है ये संविधान जो है वो भावनाओं से नहीं चलता, अंकों से चलता है, और यहाँ पे अंकों का खेल सबसे बड़ा मायने रखता है। मैजिक अंक जो चाहिए उसमें भाजपा को कहीं ना कहीं पूरी तरह से समर्थन मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए में फिलहाल किसी प्रकार की फूट दिखाई नहीं दे रही है। और किसी प्रकार से देखिए, सीपी राधाकृष्णन का जब नाम सामने आया उसके बाद अगर से लेकर अब तक एनडीए में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है, जबकि 3 दलों ने पूरी तरह से वोटिंग से दूर रहने का मन बनाया है, जिसमें बीजू जनता दल है, बीआरएस है और अकाली दल है। और ये तीनों पार्टियां भी विपक्ष में रहने के बावजूद कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ भाजपा के एनडीए के साथ रही हैं, काफी इनका समर्थन रहा। पिछले जब लोकसभा उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब भी इन्होंने समर्थन किया था, और खासकर अकाली दल तो शुरुआत से ही बीजेपी के साथ रही थी। लेकिन इसमें नुकसान जो होता है, मैं समझता हूँ जो गैप है विपक्ष में और सरकार के बीच में वो बहुत बड़ा है, उसे भर पाना विपक्ष के पास अभी मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि भावनाओं के आधार पर अब अगर हम कहें कि देखिए गैप इतना है। आपको बता दें कि 72 वोट जो है वो विपक्ष के पास कम पड़ रहे हैं बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए। 391 मुझे लगता है बहुमत का आंकड़ा, और उसमें 72 वोट कम है। तो ये गैप बहुत ज्यादा है गरिमा जी, बात समझिए, क्योंकि अगर आप इन 14 जो वोट हैं जो जिन्होंने बाहर रहने का वो किया है, निर्णय किया है, उसके बावजूद भी अगर आप बात करें कि एनडीए के गठबंधन में से अगर कुछ लोग आ भी जाते हैं, क्रॉस वोटिंग करते भी हैं, तब भी मैं समझता हूं यह भर पाना बहुत मुश्किल है, वो इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि फिलहाल काफी ऊपर चल रही है एनडीए से गठबंधन पूरी तरह से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी चुनौती है फिलहाल विपक्ष के लिए। तो ऐसे अभी जल्दबाजी हुआ कुछ भी कहना, लेकिन इतना तय है कि जो देखिए सीपी राधाकृष्णन की बात करें या भी सुदर्शन रेड्डी की बात करें, दोनों ही अपनी जगह जो है एक अच्छी इमेज रखते हैं, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो राज्यपाल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए और विपक्ष के बीच में जो इंडिया ब्लॉक के बीच में जो लड़ाई है वो वोटिंग की है। और खासकर इस बार एनडीए कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आगे बिहार का विधानसभा चुनाव है। इस समय उनको मामला सिर्फ जीत का नहीं है कि हमारा कैंडिडेट उपराष्ट्रपति बन रहा है या नहीं बन रहा है, सवाल यह है कि कितने वोटों से बन रहा है, और यह ही तय करेगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव का इस पर काफी असर पड़ने वाला है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान है उनको भी एक बार जोड़ लेते हैं। मुकेश सिंह जो हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत मुकेश जी आपका। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इन चुनाव में? सिर्फ आशंकाएं और उम्मीदें अगर देखें तो बहुत महत्व रखती हैं इंडिया गठबंधन के लिए। वाकई आपको लगता है कि कोई नंबर गेम में बड़ा कोई चेंज होने वाला है? क्योंकि -72 ये आंकड़े इंडिया गठबंधन को वोटिंग से उबार पाएंगे क्या? उनके पास ऑलरेडी 31+ है बहुमत से। एनडीए की बात कर ले, भले ही कुछ दलों की ओर से किनारा किया गया, लेकिन शायद वो उतना बड़ा फर्क नहीं डालेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने साफ कहा कि पंजाब में बाढ़ के चलते हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। बाकी बीआरएस और बीजेडी ने, जिसमें बीआरएस के पास में 4 है, बीजेडी के पास में 7 है, क्या ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाले हैं? कोई कमी ला देंगे एनडीए और इंडिया को कोई संजीवनी दे जाएंगे? निश्चित तौर पर गरिमा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल इस आंकड़ों के फेर में कहीं ना कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं। एनडीए निश्चित तौर पर जीत की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से पिछले 3 दिन का आप देखें, राजनीतिक माहौल देखें, तो कहीं ना कहीं एनडीए आश्वस्त है कि बिल्कुल उनके कैंडिडेट की जीत होने जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो एक दिन पहले कल उन्होंने संसद हॉल के अंदर अपना प्री पोल किया, यानी कि पोस्ट पोल जो होता है, यानी कि उनको खुद भी डर था कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग इनके दल से एनडीए की तरफ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी इस चीज को लेकर बेचैनी है। कहीं अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं वो निश्चित तौर पर वो सोच रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनकी जीत होने जा रही है। गरिमा जी, बात की जाए कि दोनों की अगर राजनीतिक वो देखी जाए तो कहीं ना कहीं सुदर्शन रेड्डी जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, और सीपी राधाकृष्णन भी राजनीतिक अगर उनका कैरियर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन तक आज तक कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा है। उनको दूसरा मोदी कहा जाता है दक्षिण भारत की ओर से, और अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के वो राज्यपाल भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक जो आक्षेप या आरोप अगर देखा जाए तो दोनों कैंडिडेट्स पे नहीं है, और दोनों ही निश्चित तौर पर कैंडिडेट बहुत मजबूत है और अच्छे, अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत
मजबूत रहा है। लेकिन अगर बात की जाए एनडीए और एनडीए गठबंधन का, तो कहीं ना कहीं मतों का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एनडीए जो है वो मजबूत इस समय दिख रहा है और इंडिया गठबंधन कमजोर है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। यश जी, क्या कहना चाहेंगे? साफ तौर पर इंडिया के लिए एक मुश्किल वक्त हम जरूर कह लें, और बार बार अलग अलग लोग कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत पहले ही सुनिश्चित हो गया था, नाम भी सामने नहीं आया था, शायद तब भी आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कह रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से ही कह लें। यश जी, कितनी उम्मीद है आपको फिलहाल? गरिमा जी, जो आपने वक्तव्य दिया, बात मैं वहां से शुरू करता हूँ। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को और उनके अस्वस्थ होने को आप बच्चों की पेंसिल खोना कह रहे थे, कि जैसे बच्चों की पेंसिल खो जाते हैं और बच्चे विपक्ष उस तरीके का रवैया अपनाएगा तो क्या किया जाए? अब विपक्ष अगर अपनी वोटिंग या कैंडिडेट्स को अपनी ओर करने की बजाय इस बात पर फोकस करेगा कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, उन्हें कौन सा फार्म हाउस दे दिया गया, तो फिर वैसी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जी बोलिए सर आप। मुझे लग नहीं रहा कि आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है। अरे सर बिल्कुल सर, माफी टोकना पड़ा। क्योंकि पहले आपने दो राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रिया ली, उसके बाद मुझे बैठाया और मैं जैसे ही बोलना शुरू हुआ, बोलिए सर, बोलिए, मैं आपको टोकूंगी नहीं, अब बोलिए, माफी। तो ये चुनाव हो क्यों रहा है, जिस कारण से चुनाव हो रहा है, उस पर अगर कोई चर्चा की जाएगी तो आपको बच्चों की पेंसिल खोना लगती है, आपको उसकी गंभीरता का एहसास नहीं है। तो ये दोष आपका है, ये कमी आपकी है, ये सवाल पूछने वाले की नहीं है। ये सवाल सत्ता सरकार से होना चाहिए कि इतने बड़े व्यक्ति, देश के उपराष्ट्रपति 2 घंटे पहले तक तो स्वस्थ थे, कार्रवाई सबने देखी, कोई देख के उनको नहीं कह सकता कि वो अस्वस्थ हैं, और 2 घंटे बाद इतने अस्वस्थ हो गए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा अपनी बीमारी को चलते हुए। तो उनके स्वास्थ्य की चिंता देश को नहीं होनी चाहिए, सरकार को नहीं होना चाहिए, उन दलों को नहीं होना चाहिए जिन्होंने उनको उस समय प्रत्याशी बनाया था। क्या ये गैर जिम्मेदारी नहीं है? तो अगर विपक्ष ये जिम्मेदारी निभा रहा है तो मीडिया को भी इसका सहयोग भी बनना चाहिए कि देश के उपराष्ट्रपति रहे, धनखड़ साहब की तबीयत कैसी है, उसका एक मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। कहां लापता है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, देश के नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते क्या चिंता करना क्या गुनाह हो गया विपक्ष का? दूसरी बात, आप इसको पेंसिल बनाते रहिए, बनाइए पेंसिल। धनखड़ साहब ना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब विषय रहे, ना आपके लिए कोई विषय है, तो आपको तय करना है ये बात। हमारे लिए धनखड़ साहब इसीलिए विषय है कि देश के उपराष्ट्रपति रहे, हमने चुना उनको या ना चुना, लेकिन जब वो चुन लिए गए वो देश के उपराष्ट्रपति हो गए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बड़ा बातें करती रही, ईवीएम, चुनाव आयोग के भी पक्ष में रही। इस चुनाव को क्यों बैलेट पेपर में करा रही है? क्यों ईवीएम से नहीं करा रही है? ईवीएम बहुत अच्छी चीज है, तो उस अच्छी चीज को अच्छा बने रहने दें। बैलेट से करा करके हम तो खुश हैं कि चुनाव बैलेट से हो रहा है। दिक्कत तो इनको है बैलेट से, ये तो वीवीपीएट लेके आए, वीवीपीएट की भी गिनती नहीं गिनना चाहते। तो ये जनता को बताना आवश्यक है मीडिया के माध्यम से, ये चुनाव ईवीएम से नहीं हो रहा है, ये चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है। हाँ। जो इंडिया गठबंधन विपक्ष के लोग चाहते थे कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो, और ये सबसे बड़ी हार चुनाव शुरू होने से पहले चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है कि ये ईवीएम से चुनाव नहीं करा पाते हैं। ये जहां बेईमानी करना चाहते हैं वहां ईवीएम का उपयोग करें, और ये दावे इन्होंने भी किए हैं। संसद के भीतर चुनाव हो रहा है, अगर यहाँ पर भी विपक्षी दल वोट की बेईमानी का राग अलापेंगे तो सर कैसे चलेगा? और दूसरा, अब मैं बोलूं अगर आपने बोलने से रोक दिया, मेरी बात खत्म हो जाए, सवाल पूछ लीजिएगा ना। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं भी आपको बताती हूँ कुछ सवाल। जल्दी बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए, आपसे ज्यादा तेज मैं बोल रहा हूँ। ठीक, बोलिए सर, बोलिए। तीसरा सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात थोपने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, ये उपचुनाव जो हो रहा है एक तरीके से उपराष्ट्रपति का, और तमाम देश के अंदर जो उपचुनाव होते हैं, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला धोखा है या नहीं है? ये ऐसी धोखा भारतीय जनता पार्टी लगातार देगी या नहीं देगी? ये वही धोखा है
केवल दिखावे के लिए, जुमलेबाजी के लिए। ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात निकल कर आ गई। देखिए सर, ये आज का वो दिन है ना जब आपको क्रॉस वोटिंग उम्मीदों पर बात करनी चाहिए थी। आज आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। ठीक है अनिल जी, हम लौटेंगे आपके पास में, पहले यश जी के कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं। आपने कहा मीडिया धनखड़ के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा। अगर आप मेरी बात पर आपत्ति करें तो मैं आपको बता दूं कि ये वही जगदीप धनखड़ है जब समाजवादी पार्टी से जया बच्चन 100 बातें संसद के भीतर खड़े होकर सुनाती थी, तब बार तालियां बजाती थी। तो ये मत सिखाइए कि जगदीप धनखड़ को आप लोगों ने कितना सम्मान दिया है, वो जनता जानती है। और आपको ये भी पता है कि इस जगदीप धनखड़ के मुद्दे से ऐसा नहीं कि आपको जनता की चिंता सता रही है, असल में आपके पास मुद्दों की भूख है कि आपको कैसे कोई मुद्दा मिले। और आपका सबसे बड़ा सवाल तो ये कि भला ऐसे बुरे दौर में भी पार्टी इतनी मजबूती के साथ खड़ी कैसे रही। आपकी चिंता असल ये थी, आपको चिंता धनखड़ साहब की नहीं है, आपको चिंता है पार्टी की मजबूती से खड़े रहने की। वरना धनखड़ साहब को समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कितना सम्मान दिया, क्या ये देश जानता नहीं है? क्या संसद से वो तस्वीरें हम सब ने देखी नहीं है? उस वक्त कहां गई थी आपकी उनके स्वास्थ्य की चिंता जितनी आज हो रही है? ठीक है सर, अब लौटेंगे और मेहमानों को भी हम सुन लें। नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सर। बिल्कुल 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 मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ। नहीं दिख रही है ना भारतीय जनता पार्टी के पास सर, बस मैंने कहा ना, कुछ रेडीमेड तर्क रहते हैं पार्टियों के पास में, कुछ रेडीमेड बहाने और तर्क रहते हैं। जब कुछ नहीं होता तब इस तरीके के बयान आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, हो गया। आपने मीडिया पर सवाल किया था, इसलिए मेरी जिम्मेदारी आपको जवाब देना। आपने मुझ पर बोला, आगे बढ़िए। आप इतना कंसर्न धनखड़ साहब को लेकर रख रहे हैं ना, उतना खुद पार्टी को लेकर रखिए तो बेहतर होगा। ठीक है बीजेपी क्या करेगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, रेडीमेड जवाब है आप लोगों के पास में, और कुछ नहीं है। ठीक है यश जी प्लीज लौटेंगे आपके पास में। अनिल गोयल जी का रुख कर लेंगे, वो सिर्फ बीजेपी के उपराष्ट्रपति नहीं थे, देश के थे सर। ठीक है अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये मैं कह चुका हूं, आप लोगों को समाजवादी पार्टी तक ठीक है यश जी प्लीज, ये दोहरी बातें मत कीजिए। यश जी प्लीज, आप चुप हो जाओ, आपको सुन रहे थे, मेरे बोलने दो। अनिल जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं आपसे थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो गरिमा जी से बोल रहा हूं जो मेरे लिए बोल रही है। ठीक है यश जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास में, प्लीज सर टाइम मत वेस्ट कीजिए। यश जी शांत हो जाइए, अनम्यूट कर दीजिए यश जी को प्लीज। करने दो, विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। आज विपक्ष का प्रत्याशी लालू यादव जी से समर्थन मांगने के लिए जाता है, इतनी बड़े पद पर, इतनी गरिमा पर पड़े हमारे पे, जो आदमी आरोपी है, जो चारा घोटाला के अंदर आरोपी है, उस आदमी से आप समर्थन मांगने नहीं जा रहे, जबकि उसको वोट भी नहीं। टेलीकॉम घोटाले के आरोपी हैं, वो जो 2000 महिलाओं के साथ बलात्कार है, उसके लिए मोदी जी जो वोट मांगने जाते शर्म आती है? यश जी प्लीज शांत हो जाइए, एक एक करके बोलिए ना, मैं आपके पास थी तब आप बोल रहे थे, बीच में कोई बोला। यश जी को प्लीज म्यूट कर दीजिए। उस गरिमापूर्ण पद का एक अपराधी के पास जाकर समर्थन मांगना, जो कि वो वोटर भी नहीं है। अगर वो वोटर भी हो तो आप समर्थन मांगने के नहीं जाओ, ये आपका स्तर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गंभीरता से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नियम अनुसार है, ठीक है आपत्ति है ना संविधान मानने में, आपका चुनाव आपको आपत्ति है ना संविधान मानने में, अपने लोगों से तकलीफ है ना संविधान मानने में, आप अपने लोगों के पास कहीं जा नहीं रहे हो, और हम अगर जा रहे हैं और अपनी मेहनत करें तो आप अपने लोगों के पास ही चले जाइए, धनखड़ साहब के पास चले जाइए बेचारे। ठीक है अनिल जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। अनिल जी प्लीज, अनिल जी शांत हो जाइए, और यश जी आप भी शांत हो जाइए प्लीज। मुकेश जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। अनिल जी हो गया, आप लोग इंडिविजुअल डिबेट नहीं करेंगे ना। अनिल जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज सर, प्लीज सर शांत हो जाइए। अनिल जी आपको आवाज मिल रही है सर, प्लीज जब बोला जाए सिर्फ तब बोलिए। सभी मेहमान आए बोलने के लिए, प्लीज सर विनती करती हूँ आपसे। मुकेश सिंह जी का रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। मुकेश जी, अभी देखिए एक चीज बड़ी अहम निकल कर सामने आई, जब बीजेपी या एनडीए कह लें, इनके लोग अन्य सांसदों से भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि भाई डर है। डर किस बात का सर? वोटिंग एक ऐसी चीज होती है, आप हर किसी के पास जाते हैं, किसी को पता होता है क्या? आम जनता में भी जब कोई नॉर्मल कैंडिडेट आता है तो वो हर किसी के पास जाता है ना, और ये प्रोसीजर होना चाहिए। शायद यही एक तरीका होता है। विपक्षियों को भूल जाना या दूसरे दल के समर्थन में खड़े लोगों को भूल जाना जिम्मेदारी नहीं होती है। जो जीतता है उसके लिए जनता है सब कुछ। और उसके बाद विपक्ष का ये रवैया, ये कहना कि डर के चलते जा रहे हैं, ये कितना ठीक है? और आज भी विपक्ष सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर ही सीमित है। उनकी अपनी एक, कम से कम चुनाव को तो एक प्रोसीजर से चलाइए उसमें, क्योंकि उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं।
और गरिमा जी, निश्चित तौर पे जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, निश्चित तौर पे विपक्ष जो होता है वो आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पे, और सत्ता पक्ष विपक्ष पे भी आरोप लगाता रहता है अगर वो पिछले कार्यकाल में कुछ बात रही हो। कहीं ना कहीं समर्थन की अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि समर्थन नहीं मांगा जा सकता। कोई किसी के पास भी जाके समर्थन मांग सकता है, राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मांगा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो जिस तरह से बात कर रहे थे, मेरे को मानना है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि कहीं ना कहीं अगर कोई कैंडिडेट है वो सत्ता पक्ष में या विपक्ष में किसी से भी अगर मांग रहा है, अपने फेवर में कुछ चीज मांग रहा है, तो उसमें कोई गलती नहीं होना, जाना भी चाहिए। अगर बात कही बीजेपी की तरफ से, अगर जो बात आ रही है कि लालू यादव से क्यों मिले, तो ऐसा कुछ नहीं, जाना चाहिए। ऐसा कोई आरोप तो अभी आरोप है, बिल्कुल अभी जो हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है, तो आरोपों पे स्टे लग चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो उनके पास नहीं जा सकते, स्वदेशन रेड्डी गए हैं, तो ऐसा कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल, और यही लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि अगर ऐसा पार्टियां करने लग जाएंगी तो जो लोग, आम जनता भी विपक्ष के साथ जो खड़ी होती है, क्या उनको भूल जाया जाएगा? क्या उन सीटों पर काम नहीं किया जाएगा जहां पर विपक्षी पार्टी के सांसद जीत जाते हैं? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद नतीजा सामने आ जाएगा, जो काफी हद तक आंकड़ों के लिहाज से साफ नजर भी आता है। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इस बीच एक नेपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। नेपाल में एक बार फिर से भड़की हिंसा, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सोशल मीडिया साइट्स के बैन को लेकर नेपाल में एक बार फिर से हिंसा भड़की, मंत्रियों के घरों पर पत्थरबाजी हुई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं नेपाल से। अब स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में लगातार इस्तीफों का सिलसिला भी सबके बाद शुरू हो चुका है। प्रदीप पौडेल ने त्यागपत्र सौंपा है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी इस्तीफा दिया गया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद जोरदार हंगामा कल देखने को मिला, संसद के भीतर प्रदर्शनकारी घुसे थे। जेनजी की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन नेपाल में देखने को मिला था, बड़ी जानकारी। और इस सब के बाद प्रवासी भारतीयों को एमईए ने सतर्क भी कर दिया है, साफ तौर पर संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है। एहतियातन सतर्कता बरतने की सलाह भी एमईए की ओर से साफ तौर पर दी गई है। नेपाल में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। जेनजी संसद तक पहुंचे, सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन देखने को मिला। कल 19 लोगों की इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस झड़प में जान भी चली गई, 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। और अब देखिए, इस सब के बाद राजनीतिक हलचल भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती भी बताए जाते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।